प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो आइए आज हम लोग माइग्रेन का लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं और वह ज्यादातर पित्त जन्य संप्राप्ति रहती है। तो हमें तो सबसे पहले ये डायग्नोस करना चाहिए कि वो वातज टाइप है, माइग्रेन पित्तज है कि कफज है। अगर वातज होगा तो वहां पे वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया जाता है, जैसे कि रात्रि जागरण हो गया है, वेगावरोध किया गया है, या सूखा धान्य खाया गया है। और मतलब ऐसे जितने भी वात प्रकोपक चीज है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है इसलिए हेडेक हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, जो भी वात प्रकोपक कारण है हेतु हम लोगों ने पढ़ा है, वो सब हो सकते हैं। पित्तज में पित्तवर्धक आहार विहार किया गया है, क्रोध किया गया है, और क्षार का सेवन है, अम्ल का सेवन है, कटु रस का सेवन है, तो वो पित्तज होता है। और कफज का अगर देखेंगे तो सर्दी प्रतिशय जो रहता है, खांसी जुकाम, शिरोगौरव और आइसक्रीम खाए, मतलब वो सब रहता है। तो हमें पहले तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना चाहिए, फिर उसके बाद में हमें चिकित्सा करना चाहिए। अब माइग्रेन का जो पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, उनको आधा सर बहुत ज्यादा दुखता है। तो मैं एक केस स्टडी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आप लोगों को प्रैक्टिस में बहुत अच्छा काम आएगा। और कल वाला भी मुझे पीडीएफ देना है और आज वाला भी पीडीएफ देना है, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगा। ये आप लोगों को एक गाइडलाइन है कि इस तरह से चिकित्सा करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ना जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स ने किया है इलाज, उससे सीख के हम अपना और चिकित्सा को सफल बनाते हैं। और यह बहुत जरूरी है, क्योंकि चरक संहिता में बोला है कि बहुत श्रुतम, वैद्य को बहुत कुछ सुना हुआ रहना चाहिए, केवल किताबी नॉलेज से नहीं होता है, बहुत कुछ देखा हुआ होना चाहिए। देखना, सुनना, समझना, डिस्कस करना, इससे ही जो ज्ञान प्राप्ति है वह होता है, और फिर ज्यादा हमारा चिकित्सा परफेक्ट होते जाता है। हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमारा चिकित्सा कल की तुलना में आज और अच्छा हो, आज की तुलना में कल और अच्छा हो। मतलब हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। केवल 4-5 फॉर्मूला देके आप माइग्रेन को ठीक करें, ठीक है, आपका प्रैक्टिस अच्छा चलेगा, लेकिन आपको ना उसके लिए और मतलब रोज रोज पढ़ते रहना चाहिए। मैं एक केस स्टडी बता रहा हूँ कि एक वृद्ध वैद्य जी के पास एक पेशेंट है, जो 64 ईयर्स के पुरुष रुग्ण थे, मेल पेशेंट थे। तो उनको ना तीव्र शिराशूल हो रहा था, जैसे कि उनको ना किसी ने मार दिया है। तो सिर पे मारने के बाद जो घाव हो जाता है, वुंड होता है, उस तरह से उनको, या हथौड़ा ठोक ठोक के हथौड़ा से ठोक रहे हैं, इस तरह से वेदना हो रही थी। और वह शिराशूल इतना होता था कि जो गला है, मन्या प्रदेश में भी वेदना होती थी। शब्द सहिष्णुता, मतलब कोई भी आवाज पसंद नहीं थी, छोटे बच्चों की आवाज पसंद नहीं थी, टीवी में आवाज पसंद नहीं थी, किसी का भी आवाज सहन नहीं होता था, इतना हेडेक होता था। और अरति, अरति मतलब मन की बेचैनी बहुत ज्यादा थी। उसी तरह से थोड़ा सा उनको उल्टी होता था, उल्टी में पित्त निकलता था, और उल्टी होने के बाद उनको थोड़ा सा उपशय मिलता था। और ऐसे ही जो उनको पूछा गया कि आपके उल्टी होती है, उसका टेस्ट क्या होता है, तो वो बोलते थे कि कड़वा निकलता है, तिक्त रसात्मक छर्दी। ये टिपिकल सिम्टम से पता चला कि ये पित्तशूल है। उसी तरह से और इसमें और देखा गया तो निद्रा नाश, उनको इतना हेडेक होता था, इतना हेडेक होता था कि रात रात भर सो नहीं पाते थे। और देखा गया तो मल और मूत्र का विबंध था उनको, मतलब पेट साफ ना होना, यूरिन भी ठीक से ना होना, और अनन्नाभिलाषा, न अन्न अभिलाषा, मतलब अन्न की अभिलाषा नहीं हो रही थी। अग्निमंद भी था उनका, और पित्त की सारा दिख रहा था कि उल्टी होने के बाद अच्छा लग रहा था। अभी आपको हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं कि स्क्रीन पे दिख रहा है माइग्रेन का, ये मॉडर्न का सब है, लेकिन हमें वो लोग जो मानते हैं वो हमें भी देखना चाहिए। इसमें देखिए प्रोडर्म स्टेज है कि कॉन्स्टिपेशन रहता है, मूड चेंजेस रहता है, फूड क्रेविंग रहता है, नेक स्टिफनेस रहता है, इंक्रीज थर्स्ट एंड यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यॉर्निंग, ऐसा रहता है। ये प्रोड्रम स्टेज उन्होंने बताया। ऑरा स्टेज में विजुअल फिनोमिना होते हैं, पिंस एंड निडल सेंसेशंस होते हैं, वीकनेस और नमनेस इन द फेस और वन साइड ऑफ द बॉडी, फिर डिफिकल्टी स्पीकिंग, हेयरिंग नॉइजेस और म्यूजिक, ऐसा रहता है। और अटैक स्टेज जब रहता है तो उसमें पेन यूजुअली ऑन वन साइड ऑफ योर हेड, सेकंड है नॉशिया एंड वॉमिटिंग, थर्ड है सेंसिटिविटी टू लाइट। पोस्ट ड्रोम स्टेज में फीलिंग ड्रेन्ड और कंफ्यूज्ड, मतलब ये अटैक के बाद, जब अटैक चला गया तब। और सडन हेड मूवमेंट माइट ब्रिंग ऑन द पेन अगेन। और इसमें फैमिली हिस्ट्री भी रहता है, एज फैक्टर भी रहता है, और जेंडर का देखा जाता है कि ये किसको हो रहा है, तो ये मेल्स को ज्यादा हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। और हार्मोनल चेंजेस वो भी देखना पड़ता है। तो हमें जो ये मॉडर्न का है ना, वैसे ही आयुर्वेद का भी
जो नियम बताए हैं, प्रोटोकॉल है, वो हमें समझना चाहिए। अब ये पेशेंट जो थे, इनको हिस्ट्री में क्या था, तो इनका मधुमेह का हिस्ट्री था और हाई बीपी 10 साल से, उच्च रक्तदाब, ये हिस्ट्री था इनका। जब देखा गया तो उदरशूल, पेट में दर्द हो रहा था, विदाह हो रहा था, कुछ भी खाए ना तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में, स्टर्नम एरिया में बहुत विदाह हो रहा था, बर्निंग हो रहा था, शिरशूल हो रहा था माइग्रेन का। तो इन्होंने लाक्षणिक चिकित्सा कोई जीपी से लिया, तो उन्होंने पैरासिटामोल दे दिया। और कभी कभी तो इतना हेडेक होता था कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। हमारे पास भी ऐसे पेशेंट आते हैं, तो हमें समझना जरूरी है हम हेडेक हो रहा है तो क्या है, और उन्होंने एलोपैथी की क्या दवाई ली है वो भी देखना जरूरी होता है। फिर उसके बाद में उनको इतना ज्यादा हेडेक हो रहा था और उल्टी जैसा हो रहा था, तो राइल्स ट्यूब डाल के आमाशय से हरा पीला ऐसा बिलियस फ्लूइड जो रहता है, पित्त, बाइल का बाइलियस फ्लूइड, वो निकाला गया। तो उनको थोड़ा सा ठीक लगा, लेकिन एलोपैथी का करके भी उनको ठीक नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद में 2 महीने बाद फिर से उन्होंने देखा, तो फिर से पेट दर्द, हेडेक हो रहा था, पूरा पेट में जलन हो रहा था। फिर से हॉस्पिटल में, एलोपैथी के हॉस्पिटल में एडमिट किया और गैस्ट्रोस्कोपी किया गया, तो उनको गैस्ट्राइटिस, एच पाइलोरी जो रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हुआ था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मंथ में हेडेक तो नहीं था लेकिन हाई बीपी था, और मधुमेह के लिए उनको फिर से एडमिट किया गया। फिर उनको फिर 2 महीने के बाद एलोपैथी का चिकित्सा दिया गया। फिर 1 महीने बाद देखा गया तो बीपी कंट्रोल में आ गया, लेकिन मध्यम स्वरूप का शिरशूल कंटिन्यू रहता था, माइग्रेन का पेन रहता था। तो उनको एनाल्जेसिक जो पेन किलर रहते हैं, जैसे कि हमारा जो रहता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जैसे कि क्रोसिन हो गया या फिर डिस्प्रिन हो गया हेडेक के लिए, और टीवी में भी प्रचार आता है कि आप डिस्प्रिन लीजिए, उससे आपका पेन कम हो जाएगा। उसी तरह से एंटासिड जैसे सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट दिया गया। तो जब ये वैद्य जी के पास आए ना, तो उन्होंने इसको व्याधि विनिश्चय किया कि ये पित्तज टाइप का शिरशूल है, क्योंकि इसमें उदर दाह, और फिर ऐसा सारा दाह वाला सिम्टम था, उल्टी होने के बाद अच्छा लग रहा था, और हेडेक बहुत ज्यादा था। तो एकदम डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गया, परफेक्ट डायग्नोसिस कि ये पित्तज शिरशूल है। आप लोग भी जब भी चिकित्सा करते हैं, तो आप सारा चिकित्सा करते हैं, लेकिन आप लोगों को ये व्याधि विनिश्चय करना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर हमें पता ही नहीं होगा कि क्या व्याधि है तो हम क्या चिकित्सा करेंगे, तो इसलिए व्याधि विनिश्चय तक पहुंचने का कोशिश करना चाहिए। फिर इनका हेतु निकाला गया, पूरा केस टेकिंग किया गया, तो पता चला कि ये इनको कटु रस का सेवन, मतलब गरम मसाले, मिर्ची, लाल मिर्ची बहुत ज्यादा पसंद था। गरम चीजें, उष्ण वीर्यात्मक भी, और गरम गरम खाना, मतलब जैसे तवे पे से लाया सब्जी और वो गरम गरम खाते थे। और उष्ण वीर्यात्मक, जैसे कि जो गरम चीजें रहती वो खाने का। तीक्ष्ण और विदाही आहार, जैसे कि जैसे पानी पूरी हो गया, जो विदाह उत्पन्न करते हैं बहुत सारी चीजें, या फिर सूखा मछली को बॉईल करके, मतलब उसका भुन भुन के ऐसे खाना, ऐसे तीक्ष्ण और विदाही आहार का सेवन बहुत ज्यादा था। और एलोपैथी का उनका तीक्ष्ण उष्ण औषधियों का, क्योंकि एलोपैथी की मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट होता है, इसलिए वो लोग जब भी कोई पेन किलर देते हैं, जैसे घुटनों का दर्द हो या कोई भी, जब भी वो पेन किलर देते हैं, कॉम्बीफ्लेम या कुछ भी देते हैं, तो वो एक जरूर पेंटाप्रेजोल, फिर डोमपेरिडोन, मतलब कुछ तो एंटासिड जैसी दवाइयां जरूर देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, वो लोग जरूर देते हैं। तो वो देने के बाद भी उनको उष्णता इतनी ज्यादा बढ़ी थी, और उनका हिस्ट्री में हाइपर एसिडिटी, अम्ल पित्त का इतिहास था। तो अब पेशेंट आए वैद्य जी के पास, तो इन्होंने क्या किया कि सारे लक्षण देख के लघु तुलसेकर 3-3 गोली दिन में 4 बार शुरू कर दिया। दूसरा योगराज गुगुल 2-2 गोली दिन में 3 बार शुरू किया। एक मायोस्टार लिनीमेंट होता है, वो आयुर्वेद का ही प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, वह दे दिया। उसके बाद में 1 महीने के बाद उन्होंने देखा तो पेशेंट जो थे उनको ये दवाइयों के बाद भी सर्दी हो रहा था, उल्टी हो रहा था, हुरलास नौशिया फीलिंग हो रहा था, निद्रा नाश हो रहा था, और शिराशूल कंटिन्यू रह रहा था। तो उन्होंने वैद्य जी ने क्या किया कि लघु सुचेकर 2-2 गोली सुबह, जब भी उनको पेन हो रहे तब दिया। गोदंती भस्म वटी, गोदत्मी भस्म का वटी आता है, 2-2 गोली दिन में 3 बार। अविपत्तिकर चूर्ण का गोली, 2-2 गोली रात को बस 2 गोली दिया। और नस से दिया अणु तेल 1 भाग और गोघृत 2 भाग, ऐसे सुबह और शाम। अणु तेल 1 भाग, गोघृत गाय का घी जो है 2 भाग, ऐसे शाम को, सुबह और शाम दिया गया। इसके बाद में पेशेंट को थोड़ा उपशय मिला,
तो शिरा शुल्क जो कंटिन्यू रहता था, आधा सर में दर्द होता था, वो कभी कभी होने लगा। शब्द सहिष्णुता था, और जो उनको चिड़चिड़पना था वो थोड़ा कम हो गया। मल प्रवृत्ति अविपत्तिकर चूर्ण लेने से थोड़ा कम हो गया। तो इसमें ऐड किया गया आमलकी चूर्ण 100 ग्राम, गैरिक चूर्ण 50 ग्राम, हरिद्रा चूर्ण 50 ग्राम, ऐसे 2.5 ग्राम करके मिक्स करके, और 2.5 2.5 ग्राम दिन में 3 बार दिया गया। और पथ्याधिक्वाद दिया गया। पथ्याधिक्वाद मतलब हरित की आदि से बनाया हुआ क्वाद दिया गया। ये 50 ml तक दिया गया, और 2 बार गुड़ुची के सॉरी गुड़ का पथ्याधिक्वाद में गुड़ मिक्स करके दिया गया, क्योंकि गुड़ जो है वो पित्त का भी शमन करता है और सारक भी है, ऐसा दिया गया। उसके बाद 1 महीने बाद पेशेंट जब आए, तो उनकी शिरा शुल्क का जो इंटेंसिटी था वो कम होते 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 पेशेंट को पूरी तरह से ठीक हो गए। उसके बाद में उनका उत्साह बढ़ गया। निद्रा नाश का जो प्रॉब्लम था, अणु तेल और गोघृत का जो नस्य दिया गया, 1 भाग अणु तेल, 2 भाग गोघृत, वह दिया गया, तो उनको पूरी तरह से नींद अच्छे से आने लगा, और 100% पेशेंट ठीक हो गए। फिर अपुनर्भव चिकित्सा के लिए उनका ऐसा विचार किया गया, क्योंकि अक्टूबर का महीना था, तो शरद ऋतु में विरेचन श्रेष्ठ चिकित्सा होती है। तो अब पुनर्भव चिकित्सा के लिए शोधन कराना, कि हमें पित्त का संप्राप्ति पूरी तरह से भंग करना है, परमानेंट पेशेंट को ठीक करना है। तो इसलिए महातिक्त घृत को वर्धमान मात्रा में खाने के पहले घृत पान कराया गया, और उसके बाद में विरेचन कराया गया अभ्याधि मोदक 2 गोली देके। इससे पूरी तरह से उनका पित्त की संप्राप्ति पूरी तरह से ठीक हो गई। हेडेक ठीक हो गया, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया, निद्रा नाश का प्रॉब्लम ठीक हो गया, छर्दी हुरलास और शब्द सहिष्णुता, और जितना भी कंडीशन था, सिम्टम्स थे, वो पूरी तरह से ठीक हो गए। अब इसमें विवेचन क्या किया गया है कि पित्त शिरोरोग का हेतु क्या रहता है। तो हमारे ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया है, आप्त वचन है, सतयुग हो या त्रेता युग हो या द्वापर युग हो या कलयुग हो, यह आप्त वचन कभी भी नहीं चेंज हो सकता है। अगर वो भारत के पेशेंट हो या अमेरिका के पेशेंट हो या अफ्रीका के पेशेंट हो, कोई भी द्वीप में रहे, यह जो सिद्धांत है कभी नहीं बदलता है। तो इसमें क्या बताया कि कटवम्ल लवणसार मध्य क्रोधा तपानलैहि पित्तम शिरसी संदुष्टम शिरो रोगाय कल्पते। मतलब अगर कटु रस का सेवन बहुत ज्यादा किया गया, कटु रस मतलब तीखा, मिर्ची जैसा, लाल मिर्ची, अब वो किसी भी फॉर्म में तीखा चीजें खा रहे हैं, अम्ल रसात्मक चीजें खा रहे हैं। अब अम्ल रस आजकल कैसे बढ़ गया है कि टोमेटो सॉस, फिर उसके बाद में बहुत सारा विनेगर का प्रयोग होता है, अलग अलग सॉसेस का प्रयोग होता है, जैम का बहुत ज्यादा लोग प्रयोग करते हैं, खट्टी चीजें ज्यादा खाते हैं, और लवण रस, अचार का भी सेवन करना, और लवण रस जिसमें ज्यादा नमक है, ये पित्त का प्रकोप करता है। उसी तरह क्षार, क्षार का सेवन ज्यादा करने की वजह से पित्त का प्रकोप होता है। और पित्त का प्रकोप अंशांश कल्पना से देखें तो पित्त का उष्णता बढ़ता है, पित्त का तीक्ष्णता बढ़ता है, पित्त का विस्त्र गुण गंध बढ़ता है, फिर उसके बाद में पित्त का सरता बढ़ता है। मतलब हर तरह से पित्त का दुष्टि, पित्त की कभी द्रव गुण से बढ़ता है, कभी मतलब अम्लता से बढ़ता है। ऐसे पित्त प्रकोपित होके शिरा स्थान में जाके स्थान संशय करके शिरोरोग उत्पन्न करता है। मतलब ये पूरा तरह से देखे तो वायु जो है, कहीं ना कहीं इनमें कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री था, तो वायु ने पित्त को ले जाके सिर प्रदेश में ले जाके और वहां पे प्रेशर क्रिएट किया पित्त की वजह से, और उसकी वजह से शिरा शूल हो रहा था। शूल मतलब कहीं ना कहीं वायु है, वहां पे वायु की संलग्नता तो रहेगी शूल में, लेकिन वहां पे पित्त का सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे। और उसमें उष्ण तीक्ष्ण गुणों का भी ज्यादा शरीर में सेवन हुआ था। क्रोध भी एक कारण हो सकता है कि क्रोधात पित्तम, क्रोध हो सकता है। फिर चाय का सेवन ज्यादा करना, तंबाकू गुटखा, ये पेशेंट का नहीं मैं बता रहा, ऐसे बता रहा हूँ, तो गुटखा का सेवन ज्यादा करना, बीड़ी सिगरेट का सेवन करना, या फिर मतलब मद्य का सेवन ज्यादा करना, ये सबसे पित्त शिरशूल हो जाता है और उसकी तीव्रता बढ़ती है। जितना पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया जाएगा, या अजीर्णाशन, खाना पचा नहीं है, अजीर्ण है, और उसमें फिर खाना खा लिया, तो अजीर्णाशन भी एक हेतु बताया है, इसके वजह से पित्त प्रकुपित हो जाता है। उसी तरह से इसमें पित्त शिरोरोग के ग्रंथों में लक्षण क्या बताए, और ऐसे ही हमारे पास पेशेंट दिखाई देते हैं कि दह्यते रुज्यते तेन शिरः शीतम संशूयते दह्यते चक्षुषा तृष्णः भ्रमा स्वेदश्च जायते। मतलब रुज्यते मतलब तीव्र स्वरूप का वेदना होता है। जो माइग्रेन का पेन होता है ना, वहां पे बर्निंग भी होगा, जलन होगा, और एकदम हाई इंटेंसिटी का पेन होता है। उसी तरह से इसको बाइलियस हेडेक ऐसे बोला जाता है। और इसमें शिराशूल में मंद अग्नि रहती है, मतलब भूख नहीं लगता है, अजीर्ण होता है, खाया पिया पचता नहीं है,
अम्ल पित्त हाइपर एसिडिटी होता है। यकृत और आंत्र विकार इसमें जरूरत है, मतलब कहीं ना कहीं यकृत की दृष्टि रहती है, क्योंकि यकृत से ही पित्त का सिक्रीशन होता है, पाचक पित्त का सिक्रीशन होता है। और आंत्र इंटेस्टाइन का इसमें कोई ना कोई विकृति हो सकती है, ये इसका मतलब बैकग्राउंड है। उसी तरह से पित्त रक्ताश्रयी होके, क्योंकि पित्त और रक्त का आशय आश्रय संबंध है, पित्त प्रकुपित हो जाएगा तो वो रक्त में मिक्स हो जाएगा, आशय आश्रय संबंध है, और वह रक्त को भी दूषित करने लगता है। और रक्त दुष्टिजन्य अन्य रोग भी उत्पन्न होते हैं, जैसे स्किन डिसऑर्डर होने लगेगा, त्वचा खराब होने लगेगी, और रक्त की सारी बीमारियां होने लगेगी। रक्ते दुष्टे वेदना से पाको दाहश्च जायते, ऐसा बोला है कि रक्त दुष्टिजन्य विकार शुरू हो जाते हैं, और पाक और दाह ये भी होने लगता है। इसी तरह से तत्र शोणितजः रोगाः, जो शोणित के जो रोग हैं वह हो जाते हैं। मुख पाकाक्षीरागस्य, मतलब मुख पाक होगा, मुंह में छाले पड़ेंगे। अक्षीराग मतलब आंखों में जलन होगी बहुत ज्यादा, आंख में बर्निंग होगा, आई बर्निंग होगा। संतापश्चाति दौर्बल्यम अरुचि ही शिरसा रुक्च, मतलब संताप, शरीर अंदर अंदर गर्म लगेगा, दुर्बलता बहुत आएगी, अरुचि आएगा, और शिरसा रूप मतलब हेडेक होगा। ऐसा शोणितजः रोगः, ऐसा स्पष्ट हमारे ग्रंथों में बोला है। कहीं ना कहीं रक्त की दुष्टि के वजह से जो बीमारियां होती है उसमें हेडेक, शिरशूल, यह एक टिपिकल सिम्टम मतलब व्याधि बताया है। सिम्टम में देखिए या व्याधि के रूप में बताइए। तो इसमें मुखपाक है, नासा दुर्गंधता है, रक्त पित्त है, विसर्प भी है, ये सारे आशु तीव्र है और कष्ट साध्य व्याधियां हैं। और जो बताया है कि संताप क्षति दौर्बल्यम अरुचि शिरसा रुचा, ऐसा भी है कि मतलब शरीर अंदर अंदर संतापित रहेगा, गर्म रहेगा बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद में दौर्बलता बहुत ज्यादा रहेगा, अरुचि रहेगा, हेडेक रहेगा। और चरकाचार्य जी ने विधि शोणित अध्याय जो बताया है उसमें प्रदुष्ट बहुत तीक्ष्णोष्ण, इसमें जो रक्तवास स्रोत की दृष्टि के कारण बताए हैं उसमें यह भी बताया कि अम्ल पित्त का इतिहास रहता है। और उसके बाद में बहुत सारे जो एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, उसका साइड इफेक्ट इतना ज्यादा होता है बॉडी में, इतना ज्यादा होता है। उसी तरह से बीपी को कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयां दी जाती है, बीपी को मतलब वहां पे रिसेप्टर्स रहते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स रहते हैं, बीटा ब्लॉकर्स रहते हैं, डायूरेटिक्स रहते हैं, मतलब ये जो कृत्रिम रूप से जो दवाइयां दिया जाता है जो रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, तो उसमें जितनी भी दवाइयां रहती हैं वह अगर हम रसवीर्य विपाक से देखें तो तीक्ष्ण और उष्ण रहती हैं। तो ऐसे बहुत सारे एलोपैथी के मेडिसिन का, और एलोपैथी के डॉक्टर्स भी जानते हैं कि हमारा जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है इनका साइड इफेक्ट है, वो लोग मेंशन करके रखते हैं। और आप ड्रग टुडे या सिम्स में देखिए या मेडिसिन के बड़े बड़े एलोपैथी के बुक्स देखिए, वहां पर भी है, क्लियरली फार्मेकोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि हमारे मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, वो लोग जानते हैं ये बात। तो ये मेडिसिन का इतना बॉडी में कंटिन्यूटी में जाने से तीक्ष्णता और उष्णता बढ़ जाती है, पित्त की दुष्टि होती है, और रक्तवास स्रोतस की दुष्टि होती है, और ये हमें समझ आता है। इसी तरह से एक और श्लोक है जो बहुत इसमें प्रकाश डालता है। शीतेन युक्ताश तीक्ष्णादयश्चयम पित्तस्य कुर्वते उष्णन कोपम मंदाद्याः शमम शीतोप संहिता, मतलब कटु और तीक्ष्ण आहार से पित्त का पहले संचय होने लगता है शरीर में। कंटिन्यू अगर कटु तीक्ष्ण आहार हो या औषधि हो, उसका बहुत दिनों से चय हो रहा है शरीर में, और अम्ल पित्त हो गया ऐसे, तो उसमें फिर अम्ल पित्त की चिकित्सा के लिए जो तीक्ष्ण उष्ण औषधियां और दिया गया, उसके बाद में पित्त का प्रकोप और हो गया। तो उसमें हमें चिकित्सा के लिए क्या बोला है कि ऐसी चिकित्सा में हमें सौम्य शीत मंदादि गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग करने से ही शमन होता है। कहीं आग लगी है तो वहां पे हमें ठंडा पानी या फिर मिट्टी डालने से ही वो शांत होता है। इसीलिए लघु शेखर रस की योजना करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो इसमें लघु शेखर रस जो है, आग जल रहा है कहीं, तो हम लोग मिट्टी डालते हैं, पानी डालते हैं, या फिर ऐसी चीजें डालते हैं जो आग अग्नि के विरोधी रहे। तो इसलिए स्वर्ण गैरिक एक तरह से वो मिट्टी है लेकिन वो मेडिसिन है। तो स्वर्ण गैरिक 2 भाग रहता है, शुंठी 1 भाग रहता है, जो अग्नि को बढ़ाता है, पित्त का शमन करता है, साम पित्त का पचन करता है। साम पित्त मतलब आम युक्त पित्त, उसका आम का पचन करने वाला शुंठी है, और मधुर विपाकी है, पेट में जाके मीठा हो जाता है। तो शुंठी जो है वो साथ में रहता है अम्ल पित्त में। तो स्वर्ण गैरिक 2 भाग, शुंठी 1 भाग, और इसमें जो तांबुल पत्र रहता है, पान का पत्ता, उसके सोरस की भावना रहती है। तो ये क्या करता है कि पित्त दोष की अम्लता और तीक्ष्णता को लघु चूर्चेकर कम कर देता है। उसी तरह से यह भ्रम में, हुरलास में,
छर्दी में, हुरलास मतलब नौशिया में, भ्रम मतलब जो चक्कर आता है, छर्दी मतलब उल्टी होता है, निद्रा नाश मतलब नींद न आना पित्त के प्रकोप की वजह से, उसमें ये लघु सूचेकर बहुत अच्छा काम करता है। दुष्य देखेंगे तो लघु सूचेकर रस धातु पे अच्छा काम करता है, रक्त धातु पे अच्छा काम करता है। स्थान देखेंगे तो लघु सूचेकर आमाशय पे अच्छा काम करता है, लघु सूचेकर पक्वाशय पे काम अच्छा करता है, लघु सूचेकर रक्तवा स्त्रोत पे अच्छा काम करता है। इसी तरह से ये आमाशय पे काम करता है, आमाशय में जो अधो आमाशय में जो पित्त का पाचक पित्त विकृत स्वरूप से सिक्रीट हो रहा है, तो उसकी वजह से जो छर्दी और हुरलास जैसे लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण कम हो जाते हैं, मतलब पेशेंट को पूरी तरह से रिलीफ मिलता है लघु शेखर का प्रयोग करने से। इसी तरह से शिराशूल जब पित्त को हमने बैलेंस कर दिया तो हेडेक अपने आप कम हो जाता है, और जो पित्त ऊपर आ रहा था, जो सिर तक जा रहा था, जब मूल स्थान पे ही हमने काम कर दिया तो ऊपर जो जा रहा था वो अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो लघु शेखर जो है वो रक्त धातु में जो पहुंची हुई पित्त की तीक्ष्णता है उसको ये कम करने में, या फिर पित्त की अम्लता बढ़ जाती है, जो एसिडिक नेचर बढ़ जाता है पित्त का, उसको बैलेंस करने के लिए लघु सूचेकर रस सबसे अच्छा है। उसी तरह से गोदंती भस्म का प्रयोग किया तो वो गोदंती भस्म शीत है और पित्त शामक है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूं ना ये सबका पीडीएफ आप लोग को दूंगा, तो ऐसा मत सोचिए कि, और आप लोग जब ये पढ़ेंगे सोचेंगे समझेंगे, कोई भी हम बात करते हैं ना तो उसका चिंतन और मनन करना चाहिए, अध्ययन चिंतन और मनन। तो आप लोग चिंतन भी करिए, चिंता नहीं चिंतन, उसी पे सोचिए और मनन करिए और फिर आत्मसात करिए, ताकि आप लोग को भी वो समझ है कि हमें ऐसी कंडीशन में ये दवाई देना है। तो इसमें अगर गोदंती भस्म देखे तो ये पित्त ज्वर के लिए बहुत अच्छा बताया है, दाह के लिए बताया, भ्रम के लिए बताया, निद्रा नाश के लिए गोदंती भस्म बताया। और इसमें ये क्वेश्चन आता है कि सुचेखर रस क्यों नहीं यूज किया है, क्योंकि सुचेखर रस जो है ना उसमें जो द्रव्य है, जैसे हमारा आदित्य सर से मेरी बात हुई थी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो चेखर रस जो है ना वो बहुत ज्यादा उष्ण है, क्योंकि इसमें धतुर बीज का भावना दिया हुआ है, तो उष्ण द्रव्य है। और वह क्या करता है कि सुचेखर जो नॉर्मल सुचेखर होता है, स्वर्ण सुचेखर होता है, वो पित्त की द्रवता और अम्लता को कम कर सकता है, लेकिन पित्त को हमें बैलेंस करना है, मतलब वहां पे तीक्ष्णता और उष्णता को भी बैलेंस करना है, तीक्ष्णता और उष्णता। तो इसमें लघु सुचेखर या गोदंती भस्म अच्छा काम होता है, लेकिन सुचेखर रस के सारे द्रव्य गर्म है। आप लोग देखिएगा नॉर्मल सुचेकर रस या फिर स्वर्ण सुचेकर रस, इसलिए यहाँ पे स्वर्ण सुचेकर रस माइग्रेन के प्रॉब्लम के लिए नहीं बनाया है, ठीक है, लघु सुचेकर बनाया है। उसी तरह से जहाँ पे अम्लोद्गार होता है, उरोविदा होता है, उदरदाह होता है, और शूल होता है, छर्दी होता है, तो उसमें और उसके वजह से शिरशूल होता है, तो वह गोदंती भस्म में बहुत अच्छा काम करता है। सुचेखर रस जो सादा वाला है उसमें बताया है कि आमाशय पक्वाशय ग्रहणी तक वो मर्यादित रहता है, लेकिन हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं माइग्रेन के, उनका जो स्थान है हेडेक का, वो रक्तवास स्त्रोतोगामी होकर वो सिर में चला गया है, मतलब पित्त इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो सुचेखर रस उतना काम नहीं करता है जितना लघु सुचेखर काम करता है। और यह रक्तवाह स्त्रोतोगामी, यहाँ पे हमें ऐसे द्रव्य चाहिए जो रक्तवाह स्त्रोत में जाए, वहां पे जाके अपना काम करे। इसीलिए हम लोग गोदंती भस्म का प्रयोग करते हैं, लघु सुचेकर का प्रयोग करते हैं। और कामदूधा जैसा द्रव्य जो है वह रक्त प्रसादक काम करता है, और कामदूधा में गैरिक भस्म है वो भी अच्छा काम करता है, वह गैरिक जो है वह अम्लता को कम करता है, बैलेंस करता है। इसी तरह से मौक्ति जो कामदूधा है वह भी बहुत अच्छा रहता है। और हमें आमलकी का प्रयोग करते हैं, गैरिक का प्रयोग करते हैं, हरिद्रा का प्रयोग करते हैं, तो इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन कामदूधा बहुत अच्छा दवाई है, लेकिन वो महंगा होता है, पेशेंट को अफोर्डेबिलिटी भी देखना पड़ता है, इसलिए गोदंती भस्म लघु सूचेकर सस्ता द्रव्य होता है, वह हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए आमलकी गैरिक हरिद्रा इसके बारे में देखेंगे, तो पहले आमलकी के बारे में देखते हैं। आंवला का जो चूर्ण रहता है वो माइग्रेन में कैसे काम करता है, तो आमलकी जो है ना उसमें 5 रस रहते हैं, अम्ल प्रधान द्रव्य है, मतलब आंवला खाने में पहले खट्टा लगता है, उसमें लवण रस नहीं है, लवण छोड़ के मधुर मधुर लवण तिक्त कटु कषाय ये है, सॉरी मधुर अम्ल लवण नहीं है, मधुर अम्ल तिक्त कटु कषाय ऐसे रस है उसमें आंवला में, लवण छोड़ के सारे 5 रस है। इसका वीर्य शीत है, विपाक मधुर है, मतलब पेट में जाके मीठा हो जाता है आंवला, और गुण में देखे तो लघु और रुक्ष है। गैरिक देखेंगे तो मधुर रस है और कषाय रसात्मक है,
जो पित्त के लिए मधुर तिक्त कषाय में मधुर और कषाय डाला हुआ है, शीत वीर्यात्मक है, मधुर विपाकी है, बल्य है और पित्त शामक है, बल भी देता है शरीर को, गैरिक भस्म। उसी तरह से हरिद्रा देखेंगे तो हरिद्रा तिक्त कटु रस है, आम का पचन करता है, जहां पर भी सामता रहती है, और उष्ण है, कटु है, लघु है, रुक्ष है। ये सब हो के भी हरिद्रा जो है वह रक्तगामित्व और रक्त में जाके आम का पचन करते हैं, स्त्रोतोरोध को दूर करते हैं, इसलिए हरिद्रा का प्रयोग करते हैं। और ये हरिद्रा जो है खासकर यह रक्त का प्रसादन करती है, रक्त का प्रसादन मतलब अच्छा क्वालिटी का ब्लड बनाती है, रक्त का प्रसादन, प्रसाद भाग बनाती है रक्त का। तो आमलकी, गहरिक और हरिद्रा, इनका प्रॉपर्टी ये है कि यह मतलब रक्त का प्रसादन करके, और हरिद्रा में तिक्त रस है, तिक्त रस में होने की वजह से मतलब कड़वा है बहुत ज्यादा, तो ये पित्त का शमन करके रक्त व स्त्रोतोगामी है, और सारे द्रव्य सौम्य भाव के होते हैं, और तो पित्त दोष की चिकित्सा के लिए ऐसा बोला गया है। और दूसरा बोला गया है कि पित्त की चिकित्सा करना है तो सौम्य भावापयः सर्पी विरेकश्च विशेषता, मतलब सौम्य वाले जितने भी द्रव्य, शीत वीर्यात्मक और सौम्य द्रव्य, उनका प्रयोग करना है। दूध का सेवन कराना है पित्त की चिकित्सा में, सर्पी मतलब घी का सेवन कराना है, विरेचन कराना है। इसीलिए हमें यहाँ पे जब भी माइग्रेन का चिकित्सा करें तो दूध का सेवन आप लोग जरूर कराएं, वो ज्यादा अच्छा रहता है। घी का सेवन कराएं, आप सादा घी दीजिए या फिर आप लोग सिद्ध घृत, तिक्त घृत वगैरह दीजिए, दाढ़ी मादी घृत, शतावरी घृत दीजिए, मतलब घी का सेवन कराएं। और विरेकश्च, विरेचन कराना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा रहती है। इसी तरह से हेडेक जब रहता है तो पथ्यादिक्वात जो रहता है, ये बहुत कॉमन रहता है, पथ्यादिक्वात, पत्याक्ष धात्री भूनिम्बे निशी निम्बा अमृता युतैहि कृतः क्वात षडंगो एवं सगुड़ा शीर्ष रोग, मतलब शिरा रोगाधिकार जो भेषज रत्नावली है उसमें ये द्रव्य आए हैं पथ्यादिक्वात, तो इसमें हरित की रहता है पथ्यादिक्वात में। और यह यकृत प्लीहा पे अच्छा काम करता है, रक्तवास स्त्रोतस के मूल स्थान यकृत और प्लीहा पे काम करता है, तो ये पूरा नियमन करता है, पित्त का सिक्रीशन को बैलेंस कर देता है। और हरिद्रा और नीम इसमें है, तो ये क्या करता है कि रक्तवास स्त्रोतस में जाकर यह पूरे शरीर में फैल जाते हैं, और जहां जहां पर पित्त की संप्राप्ति हो रही है, पित्त का प्रकोप हो रहा है, पित्त का संचय हो रहा है, उस सबको क्लींजिंग कर देता है। अब आप लोगों को मालूम होगा कि अगर हमें किसी को मतलब जैसे कि साफ सफाई वालों को भेजा तो वो लोग पूरा साफ सफाई कर देते हैं पूरा घर का, और पूरा बिल्डिंग का साफ सफाई करते हैं। उसी तरह से पथ्यादिक्वात में हरिद्रा और नीम है ना, ये सारे शरीर में, हेड में, शरीर में, स्किन में, जहां जहां गंदगी है पित्त का, उष्णता, तीक्ष्णता, अम्लता है, सबको बैलेंस कर देते हैं। इसलिए हरिद्रा और नीम इसमें डाला हुआ है पथ्यादिक्वात में। और शिरस्थान में पहुंचे वाले जो रक्तवत स्त्रोत का प्रसादन, मतलब जो सिर में पित्त चला गया है वहां पे रक्त का प्रसादन करना बहुत जरूरी है। रक्त का प्रसादन मतलब शुद्धता लाना जरूरी है। पित्त में उष्णता बढ़ी है, पित्त में सॉरी रक्त में उष्णता बढ़ी है, रक्त में पित्त की अम्लता बढ़ी है, तो वो सबको शुद्ध करना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे हरिद्रा और नीम वाला पथ्यादिक्वात देना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से वातादय प्रकुप्यंती शिरसि अस्त्रम च दुष्यति तथा शिरसि जायन्ते रोगा विविध लक्षणा, वातित दोष अपने कारणों से प्रकुपित होकर रक्त को दूषित करके शिरो रोग निर्माण करते हैं। तो पथ्यादिक्वात के सारे द्रव्य जो हैं शिरा स्थान में जाकर रक्त का प्रसादन करते हैं, वहां पे माइक्रो सर्कुलेशन करके पूरी तरह से पित्त की मतलब वहां पे शिरा स्थान को शुद्ध कर देते हैं। इसलिए और ये पथ्यादिक्वात लेने से पेट भी अच्छे से साफ होता है, हरित की आती है, तो वह वायु भी बैलेंस हो जाता है पेट साफ होने की वजह से, रक्त भी शुद्ध हो जाता है और हेडेक भी ठीक हो जाता है, अम्लता भी ठीक हो जाती है। और इसी तरह से एक प्रश्न पूछा गया ये वैद्य जी से कि बीपी का जो दवाइयां था, तो एलोपैथी का बीपी की दवाइयां था, तो उससे बीपी कंट्रोल हुआ क्या? तो इन्होंने कहा कि हमने एलोपैथी की दवाइयां जो थी वो चलते रही बीपी की, और आयुर्वेद की भी दवाइयां दी गई, लेकिन एलोपैथी की बंद नहीं की गई जब ये ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर पूछा गया कि रक्त मोक्षण किया आपने? तो बोले नहीं, हमें रक्त मोक्षण नहीं किया, लेकिन रक्त मोक्षण करना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि मतलब किसी वैद्य ने पूछा इनसे कि आपने नस्य के लिए अणु तेल और गोघृत का प्रयोग किया, तो इसका क्या महत्व है अणु तेल और गोघृत का? तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे पित्त की प्रधानता थी और यहाँ पे वायु का भी अनुबंध दिख रहा था, इसलिए वातग्न और बृहण, वातग्न मतलब वायु को शमन करने वाला, और बृहण ऐसा अणु तेल एक भाग लिया गया, और पित्त शामक गोघृत लिया गया, इन सब का मिक्स कर दिया गया। तो अणु तेल से जो इरिटेशन होता है,
आप लोगों ने अणु तेल का नस्य लिया होगा, तो अणु तेल से, इसलिए मैंने शीरबला का मैंने डिस्कवरी किया है, 101 आवर्ती शीरबला। यहाँ पे अणु तेल देने से जलन हो सकती है, तो इसलिए अणु तेल की तीक्ष्णता उष्णता को कम करने के लिए गोघृत में मिक्स करके दिया गया, तो पेशेंट को इरिटेशन नहीं हुआ। इसी तरह से पूछा गया प्रश्न की पथ्यादिक्वात जो है वो किस स्वरूप में दिया गया। तो ये बोल रहे थे कि पेशेंट को पहले तो बोला गया कि आप पथ्यादिक्वात रोज ताजा बनाइए, 50 ml तक काढ़ा सुबह और शाम लीजिए। तो फिर उसके बाद में ग्रंथों में बोला है कि गुड़ के साथ पथ्यादिक्वात देना चाहिए, तो गुड़ डाल के ये प्रयोग किया गया, क्योंकि गुड़ जो रहता है औषधि द्रव्यों का गामित्व बढ़ाता है, वो एक कैटलिस्ट का काम करता है और सर्वगुणात्मक भी रहता है, पेट भी साफ करता है, और गुड़ में आयरन तत्व भी रहता है, तो वह कहीं ना कहीं रक्त को बढ़ाता भी है गुड़, पुराना गुड़, और पेट भी साफ करता है और गामित्व शक्ति बढ़ाता है, मतलब वहां पर ब्रेन तक सिर तक लेके जाने में गुड़ का बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए पथ्यादिक्वात को गुड़ के साथ मिक्स करके देने के लिए कहा गया। इसी तरह से प्रश्न पूछा गया कि लघु सूर्यशेखर में गैरिक है और अन्य द्रव्यों में भी गैरिक है, तो लघु सूर्यशेखर में शुंठी जो है, शुंठी और हरिद्रा जो है लघु सूर्यशेखर में, तो इससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। तो ये बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अम्लता को कम करना है, तो हमें अम्लता को कम करना है, और आम भी है कहीं ना कहीं, स्त्रोतरोध है, अग्निमंद भी था। उष्णवीर्य द्रव्य जो है वो ऐसे द्रव्य चूज किए गए हैं लघु सूर्यशेखर में जो उष्णवीर्य होके आम का पचन करते हैं, इसीलिए शुंठी, गैरिक और हरिद्रा वाले द्रव्य, गैरिक तो साइड में रखे, शुंठी और हरिद्रा, इसका ये ध्यान दिया गया कि रक्त धातुगामित्व है और आम का पचन करके रक्त का प्रसादन करते हैं, इसलिए लघु सूर्यशेखर में ये प्रयोग किया गया। लेकिन और हरिद्रा और शुंठी में इतनी उष्णता नहीं रहती है कि वो पित्त का प्रकोप कर दे, वो क्योंकि मधुर विपाकी है शुंठी, हरिद्रा भी तिक्त रसात्मक है, उष्ण विरात्मक है, लेकिन इतने हल्दी खाने से कभी भी हीट नहीं बढ़ता है, इतना ज्यादा उष्ण नहीं रहता है लाल मिर्ची की तरह, तो वो आम का पचन करने के लिए ठीक है। उसी तरह से ये सौम्य स्वरूप का प्रयोग करने के लिए हमने, मतलब पित्त का तीक्ष्णता को कम करने के लिए आमलकी वाला प्रयोग किया गया, आमलकी चूर्ण जो है वो भी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से और भी वैद्य बोले कि इसमें जब रोगी को देखते हैं तो दोषाधिक्य का विचार करके हमें मेडिसिन का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि वाताधिक्य अगर बहुत ज्यादा रहा, वायु बहुत ज्यादा बढ़ा है, हेडेक हो रहा है, रुक्षता बढ़ी है, रात्रि जागरण किया गया है, और माइग्रेन का पेन हो रहा है, तो महावात विध्वंसक रस अच्छा काम करता है, और अनुलोमन करने वाला और स्नेहन और बस्ती, घृतपान, ये सब जरूरी रहता है। पित्ताधिक्यता रहती है और वहां पे सामता बहुत ज्यादा रहती है, सामता बहुत ज्यादा रहती है, तो वहां पे सुचेखर रस देते हैं। उसी तरह से कफ का अनुबंध रहता है तो त्रिभुवन कीर्ति और मल वातानुलोमन ऐसे, और अग्निवर्धन करना बहुत जरूरी होता है, और अग्निवर्धन करने के लिए हमें आरोग्यवर्धिनी वटी, संजीवनी गुटी, शंखवटी जैसे कल्पों का प्रयोग करना पड़ता है। इसी तरह से शिरशूल, अगर माइग्रेन हमें ठीक करना है तो निदान परिवर्जन जरूरी होता है। अत्यंबु पान का जब हिस्ट्री रहता है कि पानी पोत पेशेंट ज्यादा पी रहे हैं और हेडेक हो रहा है, तो पानी पीना बंद करना पड़ता है। और इसी तरह से हम लोग नित्य व्यवहार में शिरशूल के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और जिन लोगों को प्रकाश की असहिष्णुता रहती है, फोटोफोबिया रहता है, सिर को ऐसे पटक दें, सिर को ऐसे तोड़ दें, या हथौड़ा मारे, इतना पेन हो रहा है, तो वहां पे शोधन की ही जरूरत रहती है, तो वहां पर हमें शिरो विरेचन कराना चाहिए या फिर हमें विरेचन कराना चाहिए, या अगर पेशेंट का दोष उत्क्लेशित है तो वमन कराना, ये श्रेष्ठ रहता है। इसी तरह से किसी किसी को बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, तो जो यूक्लिप्टस रहता है, नीलगिरी का तेल मिलता है, यूक्लिप्टस का तेल, उसका नस से देते हैं, तो उससे वो शिरो विरेचन करता है, और वो झटके से पूरा जो फ्रंटल साइनस, एथमोइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, वो सबको पूरी तरह से पिघला देते हैं, कफ को, नासास्त्राव होता है और हेडेक तुरंत कम होता है, मतलब नीलगिरी तेल में इतना बढ़िया फायदा होता है यूक्लिप्टस का। उसी तरह से अगर हाई बीपी है तो उसमें रक्त मोक्षण जलौका लगा दीजिए, सिरावेद कर दीजिए, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से शोधन चिकित्सा के बाद वासाघृत का प्रयोग कंटिन्यू दिया गया तो यह बीपी को कंट्रोल कर देता है, या फिर ब्रह्म रसायन का प्रयोग रसायन काल में किया गया तो बीपी को कंट्रोल कर देता है। अब आप लोग बताइए, मैं इसका पीडीएफ आप लोग को शेयर करने वाला हूं, एक गाइडलाइन है कि आप लोग को भी ये काम आएगा ऐसे अनुभव। आप लोग बताइए, कंचन मैम, आप लोग पित्त शिरशूल के लिए क्या देते हैं? कंचन मैम अनम्यूट कर पा रही हैं? प्रणाम सर।
जी मैम। जी सर, मैं बिल्कुल बहुत ही अच्छा बताया सर आपने। और मैं से मेरे पास जो अवेलेबल मेडिसिन है उसमें से अभी पत्तीकर है, कामदुदा, प्रवाल पंचामृत, गुदंती, मोती। मैम का आवाज आ रहा है क्या किसी को? शायद नेटवर्क नहीं, प्रॉब्लम। नशे के लिए मैं प्लेन गोघृत बोलती हूँ सर। आपने ये अच्छा बताया कि हम अनुतेल के साथ गोघृत मिक्स करके हम डाल सकते हैं, तो वो भी मैं ट्राई करूंगी। और आपने ये बहुत अच्छा बताया सर कि लघु सूक्षेकर भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सर डोर बिल बजाए कोई आया है मेरे यहाँ पे। जी सर। ठीक है, तब तक हम दूसरे से बात करते हैं। हाँ, कोई और बताइए, उनके घर में मेहमान आ गए। मनीषा मैम आप बताइए, आप पित्तजन्य जो हेडेक रहता है, माइग्रेन का शूल, उसमें क्या देती हैं? मनीषा सिंह मैम पेशेंट देख रही हैं, कोई बात नहीं। अर्चना मैम आप बताइए। शशि मैम आप बताइए। गुड इवनिंग सर। प्रणाम सर। याद आया एक कि तीन कल अभी जो सभी लोग एक पेशेंट साथ मत आए बोलिए, थे उन्होंने। एक एक करके बोलिए, एक एक प्लीज। प्रणाम सर। हाँ ये अभी जस्ट पेशेंट चल ही रहे मेरे पास ऐसे ही, पित्तज हाँ माइग्रेन वाले हैं। यहाँ जी बाल्को कंपनी है, उसमें मैनेजर है, और उनको कम से कम 28 साल पुराना सिराशूल है ये माइग्रेन का। वॉमिट होता है ऐसी नौसेगा। और जैसे आपने सारी चीज इतने अच्छे से डिफाइन की है सर, ये सारी चीजें एकदम क्लियर होके आ गई। तो उनको पीछे सर्वाइकल में ऐसे बहुत पेन होता है, एकदम वही पिनिंग, हथौड़े जैसे चलना। और वो 28 साल से मेडिसिन खाते आ रही हैं एलोपैथी की। इसके अलावा उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अभी सर मैं पिछले हफ्ते उनको 5 डेज का भी ट्रीटमेंट दी हूँ। संडे का उनका एक वस्ती भी है। और सर ये 5 डेज से उन्होंने लगभग लगभग ये सारी मेडिसिन अभी एलोपैथी की उन्होंने छोड़ रखी है। नहीं तो बोलती थी एक दिन भी कभी ऐसा नहीं जाएगा कि मैं दवा ना खाती हूँ। कुछ दवाइयां उनको पित्त शामक बना करके दी, दीपन पाचन के लिए दी। और पथ्याधाक्षा भी रिस्टम जो है, क्वाथ जो है वो मैंने चलाया उनको 20-20 ml सुबह शाम। और पित्त शमन के लिए साथ में चलाई मैंने अभी पत्ती कर और प्लेन सूप से खरस कामदुधा प्रवाल ये मिला करके चलाई। उसमें थोड़ा सा स्टी मधु भी डाली। और सर शिरह सुलादी वज्र रस जो है 2-2 गोली सुबह शाम चलाई है। और उनका उठने का जो टाइमिंग था वो पूरा गलत था। और उनके यहाँ एक रूल था कि जब आप नहाने जाओ, वॉशरूम कब जाओगे, जब नहा के आओगे। तो उनका क्या, आराम से चाय वाय पी के 9 बजे तक वो वॉशरूम जाना, और फिर फ्रेश होना, फिर वहीं से फिर ड्यूटी के लिए निकल जाना, और पूरे दिन बिजी रहना। टिफिन में बहुत सारी चीजों को वैरायटी खाना, उसके साथ फल फ्रूट्स सलाद सब कुछ एक साथ खाना। तो ये सारी चीजों को हेतु जो भी थी उनके बंद कराई मैंने। और पंचकर्म में पहले दिन तो मैंने क्षीरवाला का दिया, उनका कंडीशन देख करके कि वो ले नहीं पाती। क्षीरवाला का नस्य देने के बाद सिरोधारा भी कराई मैं क्वाथ के साथ। सिरोधारा लेकर के और नस्य दे करके फिर मैंने वस्ती दिया उनको। और वस्ती में त्रिफला और इसका दिया मैंने गुडुची और एसटी मधु, ये सब मिला करके थोड़ा सा क्वाथ मिला करके। और उसमें थोड़ा घृत का उसमें मिक्स किया, घृत और संधव। और इसका उनको अनुवासन वस्ती दी मैं 200-200 ml का। तो उसमें उनको बहुत राहत आ गई। और साथ में सर एक दिन मैंने अणु तेल दिया तो बहुत बहुत एक साइड से इतना पेन हुआ उनको। और सर बहुत अच्छी अभी आपने ये बताया अपने टिप्स की, जो अणु तेल में आप घृत मिला के दे सकते हैं, तो इसमें सिद्ध होने से उसकी काफी जो तीक्ष्णता है कम हो जाएगी। बहुत अच्छी चीज हम लोग को आज जानकारी मिली सर, थैंक यू आपको। और इसमें खाने में थोड़ा सा घृत और वायु का शमन करने के लिए उनको दाढ़ी मास्टर के साथ घृत मिला करके, क्योंकि पित्ता था तो बच्चा वगैरह नहीं दिया मैंने। और इसको चलाई खाने के पहले और खाने के बाद की ये पुड़िया बना करके दी। और सिरे सुलादी वज्र रस दिया, जैसे उसको भी मैंने ऑप्शनल रखा कि ऐसा लग रहा है आपको तब आप लेना उसको। तो वो सर अभी 5 छठा दिन है
और वो मेडिसिन नहीं ली हैं, और अभी जस्ट ऐसा रिजल्ट है कि इन सब माध्यम से जो हमारा क्वाथ है, त्रिफला, निम्ब, हरिद्रा, गुडुचि और किरातिक का जो पथ्यादि क्वाथ है, ये बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छा है। और जो हम आहार विहार, निद्रा और ये सारी चीजों का जो पालन करते हैं, तो 28 साल 30 साल पुराना भी माइग्रेन हमारे इस चिकित्सा और आपके जो बताते हैं सर उसके अनुरूप करने से कंट्रोल है सर। जी सर। प्रणाम मैम। मैम आपने शिरोधारा किस क्वाथ से करवाया था? शिरोधारा में जनरली उनको, क्योंकि स्ट्रेस में देख रही थी, उनको बहुत स्ट्रेस है, क्योंकि बाल्को एल्युमिनियम कंपनी के मैनेजिंग पोस्ट पे हैं, तो बहुत बिजी और स्ट्रेस भी रहना है। तो मैंने थोड़ा सा बच्चा जटामांसी और दशमूल का क्वाथ लिया मैंने, रसना दशमूल का। मैम और त्वचा, उसके साथ जटामांसी, दशमूल और हाँ रसना का, रसना रसना। रसना का, हाँ इसका क्वाथ लेकर के। और पहले तो थोड़ा सा दुग्ध मिला करके शुरू दिन में दिया मैंने 15 से 20 मिनट तक, और फिर उसको क्लीन करके और दूसरे दिन फिर बाथिंग के लिए बोल देती थी मैं, फिर ड्यूटी भी जाना है उनको। शाम को ही आकर के लेती थी। तो अभी आज तो बहुत बारिश हो रही थी, तो आज मैंने मना कर दिया है शिरोधारा की। और उसके आधे घंटे के बाद फिर मैं नस से देती थी। बस्ती देने के बाद आराम करा करके फिर नस से दे करके 10-15 मिनट के बाद फिर छुट्टी कर देती थी, और पादाभ्याम कराती थी बहुत अच्छे से, घृत के साथ, गोघृत के साथ पादाभ्याम कराती थी। तो बोलती थी इतना रिलीफ मिला, नहीं तो मेरे पैर में ना बर्निंग होती थी, और स्कल तो ऐसा लगता था कि एकदम आग की तरह जलता था, तो कुछ भी ठोके थे, बर्फ रखते थे उसमें बीच बीच में। तो इन सब चीजों में बहुत अच्छा फायदा है, और सर के गाइडेंस भी मिलती जा रही है। क्योंकि मैंने एक दिन बला तेल का दिया, बला तेल बहुत अच्छा, मेरा प्रैक्टिस में हमेशा बला तेल ही देती हूँ माइग्रेन वालों को। तो बला तेलम का जो दिया तो उसमें बहुत तीक्ष्ण लगा उनको। और एक दिन अणु तेल दी, और बाकी क्षीर वाला शुरू में दी उनको, कि कम से कम वो प्रैक्टिस हो जाए उनको नस से लेने का। घबरा रही थी कैसे नाक में डालोगे, कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, इसका क्या होगा। फिर बहुत मुश्किल से समझते हुए फिर उन्होंने चिकित्सा लिया, और आज पूरी तरह डिपेंडेंट है संस्कारों में, और औषधियाँ खा रही हैं। एलोपैथी की औषधि टोटली अभी बंद है सर। मैम अनुवासना बस्ती आपने किसकी दी थी, कौन से तेलों की? सर मैंने शुरू में थोड़ा सा उनको तेल का सिद्ध करके मैं बनाई थी, इसमें तेल को, तो उसको दी थी, इष्टि मधु के साथ सिद्ध करके बनाई थी तेल को। और फिर इसके बाद एक क्वाथ की बस्ती दी मैं। थैंक यू मैम। प्रणाम मैम। ठीक है, अब बाकी अर्चना मैम, शशि मैम बोलिए आप लोग। शशि मैम आप कुछ बोल रही थी उस टाइम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ मैं वही कह रही थी, जैसे शिविरा शुल्क का, इसी बात से मुझे याद आया कि कल जो पेशेंट थे अंकुर शुक्ला ऐसे समथिंग नाम था, जो वो भी सिरासुल का था, लेकिन उनका आइज की सर प्रॉब्लम थी। तो आइज की प्रॉब्लम तो मतलब कई बार तो सिरासुल में तो सबसे पहले तो कॉज ही निकालना होता है, और जैसे आज का टॉपिक है पित्तस सिरासुल, तो इसमें पथ्यादि योग जो ये पांचभौतिक वालों का है सर, वो बहुत बढ़िया काम करता है। क्योंकि पित्तस सिरासुल अधिकतर मध्याह्न में होता है, और वातज अधिकतर शाम के टाइम होता है, और कफज सुबह होता है। तो कफज में जब देना तो सिर्फ उष्ण जल के साथ भी अगर दे दिया, या चतुर्था के योग के साथ दे दिया, या त्रिकटु के साथ भी दिया, तो भी बढ़िया काम करेगा। पित्तज में जैसे गुड़ के साथ दे दिया, या लघु शुष्कर के साथ दे दिया, या कोई और पित्त शामक द्रव्य, चाहे अमलकी के साथ ही हम दे रहे हैं, अमलकी रसायन के साथ हमने इसको ऐड कर दिया। और वातज में तो कोष्ण घृत के साथ बहुत बढ़िया वो करता है। तो मेन है पथ्यादि योग बहुत बढ़िया काम करता है। कई बार संजीवनी बटी भी इसमें अच्छा काम करती है। और मेन है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, तो रूल आउट करना पड़ता है, तो उसको करना पड़ता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन हमें ठीक करना पड़ेगा, जो भी प्रकृति के हिसाब से देंगे हम। कई बार कुछ लोग को जो उदावर्त होता है, जैसे मेरे एक पेशेंट है डिप्रेशन वाली, तो वो कहती है मेरे को गैस ऊपर चढ़ती है। तो ऐसे लोग में अगर हम हिंगवास्टक वगैरह देते हैं तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो उदावर्त में अर्जुन का भी, अर्जुनारिष्ट का भी बहुत बढ़िया रोल है। तो अर्जुन का अगर काढ़ा देता है, या अर्जुन का क्षीरपाक देते हैं, या अर्जुन का रिष्ट देते हैं, तो वो भी अच्छा काम करता है। तो एक तो रूट का मतलब कॉज क्या है वो रूल आउट करना, और फिर उसके बाद अगर हम पथ्यादि योग को किसी भी कॉम्बो के साथ चलाते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग टू प्रकृति साइंस सिम्टम के हिसाब से,
तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और जैसे अगर रिफ्रैक्टिव एरर वाली प्रॉब्लम होती है तो उन लोग को भी सर हेडेक बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर तो यही है कि पहले चेक कराना, अगर चश्मा लगवाना है तो चश्मा लगेगा, और वैसे केसेस में फिर वसकादि क्वाथ वगैरह जो है, वसकादि कषाय है, या त्रिफला से नेत्र का तर्पण वगैरह करना, या कई बार हरिद्रा के जल से भी नेत्र तर्पण करते हैं, तो उससे भी फिर अच्छा रिजल्ट आता है। हरितकी के तर्पण से भी कर सकते हैं, क्योंकि हरितकी भी नेत्र है, और ये जो आपका विवितक है वो तो है ही नेत्र है। तो इस तरह की कोई भी औषधियां हैं। और सर नॉर्मली जैसे आपने हमेशा बताया है, तो जो भी ऊर्ध्व चतुर्गत व्याधियां रहती हैं तो उसमें नस्य बहुत बढ़िया काम करता है। तो शुरुआत में शोधन नस्य दे दो, जैसे मेरी जो अपनी पेशेंट थी तो उनको मैं पहले षडबिंदु से कराती हूँ, फिर बाद में उनको अड़ू तेल या क्षीरबला इस तरह के तेल से कराती हूँ। तो हफ्ते भर शोधन नस्य दे दिया, फिर उसके बाद पेशेंट को बोल दिया समन नस्य पर रहे। तो इस तरह के सारे काम कर दिए जाए तो उससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और कई बार बीपी की प्रॉब्लम होती है तो बीपी को भी रूल आउट करके ठीक करना पड़ता है, तब जाकर के हेडेक ठीक होता है। और स्ट्रेस तो रहता ही है, तो ये जटामांसी फांट वगैरह भी बहुत बढ़िया काम करेंगे, अश्वगंधा क्षीर पाक वगैरह बहुत बढ़िया काम करेंगे। तो सर ये चीजें हैं। तो नॉर्मली मैं तो पहले नशे पर ज्यादा फोकस करती थी, मेडिसिन पर कम फोकस करती थी, और अनुलोमन कराने को हमेशा सोचती मैं हेडेक के पेशेंट्स को सर। जी सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताइए। अब अर्चना मैम आप बताइए। हाँ जी सर, जब शिरशुर ये अम्ल पित्त की वजह से होता है, और अम्ल पित्त में भी आमाशय समुत्त और पक्वाशय समुत्त, ऐसे 2 प्रकार होते हैं सर उसमें। अगर आमाशय समुत्त जो होता है अम्ल पित्त, तो उसमें भी उल्लास होता है, अग्निमंद्य अरुचि लक्षण होते हैं सर, और उसमें चर्दी, उल्लास, उरकंठदाह ये होता है, शिरशुर होता है। तो उसमें सर हम सर्दी के बाद उसको रिलीफ मिलता है, तो उसमें वमन विरेचन करना चाहिए, और शमन में हम सुवर्ण सुचेकर, कामदुदा और सादा सुचेकर दे सकते हैं सर। जब पक्वाशय से होता है ये, तो उसमें उदरशुर होता है, शिरशुर होता है सर, अम्लतिक्तोद्गार होता है सर इसमें। और इसमें मल प्रवृत्ति के बाद सर जब विरेचन हो जाता है तब रिजल्ट मिलता है सर, तो उसमें हम विरेचन और बस्ती दे सकते हैं सर। और इसमें प्रवार पंचामृत, शंख भस्म और पर्पटिकल्प भी दे सकते हैं सर। अच्छा, तो ऐसा बहुत अच्छा पंचकर्म बताया। से। हाँ सर, तो इस यही है मेन कि अगर ज्यादा दोष है बड़े हुए, मतलब ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये देख के वमन करना है, विरेचन करना है या बस्ती करनी है, ये सोचना चाहिए सर। और ये कॉमन है थोड़ा सा कि नस से विष से तो कॉमन ही ये देना ही चाहिए। तो विरेचन और वमन भी किया या बस्ती भी किया सर, तो मतलब 100% रिजल्ट मिल जाता है इसमें। जैसे जैसे दोष बाहर निकलते जाएंगे तो पेन भी कम होता जाएगा, और एसिडिटी भी उसमें जो है वो कम होती जाएगी। उसके बाद हेतु सेवन भी पूरा बंद करना है, और फिर पुनर्भव चिकित्सा स्टार्ट करनी सर, पेशेंट में पूरा चला जाता है सर ये। जी बहुत अच्छा बताया आपने। आरती थैंक मैम, यू। आप कुछ बोलना चाहेंगी? डॉक्टर आरती शर्मा मैम या आदित्य सर आप कुछ बताइए। सुनीता मैम, आप लोग कैसे ठीक करते हैं? आदित्य सर आप बताइए वेस्टर्न में। हाँ वो तो डाल देते हैं। और आवाज तो बोल देना साढ़े। हाँ ठीक। सर यूजुअली जैसे माइग्रेन में हम लोग वेस्टर्न में क्या करते हैं कि सिर दर्द की दवा देते हैं, क्योंकि सिर में दर्द होता है। तो उसमें जैसे एंटी हिस्टामिनिक्स और ये सीरोटोनिन करके होता है, अपटेक इनहिबिटर्स, और फिर कैफीन, अर्गोटामिन, पैरासीटामोल। तो एक दवा आती है वेसोग्रेन करके, उसमें अर्गोटामिन, कैफीन, पैरासीटामोल, क्लोप्रोट्राजिन, ये एंटी हिस्टामिन टाइप है। फिर ट्रिप्टोमर करके दवा आती है, उसमें अमीट्रिप्टाइलिन होता है, और इसके साथ पेंटोप्रेजोल जैसा आपने बताया। और सर मैंने तो ये जैसे वात और पित्त प्रकोप के कारण ये कहीं ना कहीं ये समस्या रहती है। तो शुरू में सिर दर्द हो रहा है तो मैंने तो देखा है कि अगर आप महावात विध्वंसक, लघु सूचसेकर और शीशूल आदि वज्ररस को तीनों को दे दो आप, और फिर बाद में शोधन चिकित्सा करते रहो, तो क्या इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को। और फिर आप चाहे घृत से नस्या, जैसे मैंने जो यूज किया था एक बार, वो सारस्वत घृत यूज किया था नस्या के लिए। तो सर फर्क रहता है सर, इफेक्ट रहता है। पेशेंट ने बताया था कि 3 days में 70% रिलीफ है। लेकिन आप लोग परमानेंट ठीक कर पाते हैं क्या? सर परमानेंट नहीं सर, परमानेंट का ये तो चलता है, फिर प्रोफाइल एक्सेस रहती है, लंबे समय दवा चलती है अगर वेस्टर्न मेडिसिन देते हैं, क्योंकि ये संप्राप्त मतलब जो हेतु तो दूर करता नहीं ना, मतलब जो कारण है उसका तो दूर करता नहीं। तो वेसोग्रेन चलती रहती है सर लंबे समय, सर शोधन पेंटोप्रेजोल। किया और उसके बाद अगर हेतु बंद किया ना पेशेंट ने, तो मतलब बिल्कुल बंद हो जाता है सर, उसको मतलब रिजल्ट मिल जाता है अच्छे से। हाँ मैम, बिल्कुल रिजल्ट मिलता है। और पूरा हेतु परिशोधन न करना है, पूरे दोष निकालने बाहर, बाद बिल- में पूरा जी हेतु बंद करना है उन्होंने, तो पूरा चला जाता है जी, सर। जी चला जाता इसीलिए है। आयुर्वेद को बोलते हैं कि हम जड़ से बीमारी निकालते हैं, इसीलिए जी फायदा होता है।
जी सर वो नाम ही सर, उम्र का क्या, जी उम्र पढ़े। ठीक है। और आरती शर्मा मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? सुनीता मैम, सुनीता मैम का नॉलेज बहुत ही वास्ट है और बहुत अच्छा है सुनीता मैम का। सुनीता मैम बोलिए आप कृपया। आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो अभी 8 बज गए, हम अभी सेशन बंद करते हैं। 8:15 का जो लेक्चर होगा उसमें आप लोग जो बताना चाहें बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। 8:15 पे मिलिए और हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, थैंक यू।